एवरीवन, जैसे कि इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, यह है पार्ट 2। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह ही लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेके फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत लंबे समय तक करना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है, जैसे कल जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था खेती और पशुपालन की शुरुआत। कि ये जो शिकारी लोग थे, जिन्हें आखेटक बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पशुपालन करना शुरू कर दिया था और खेती की भी शुरुआत कर दी थी। तो अब उसी के बारे में इसका जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, एक नवीन जीवन शैली। कि जो खेती की शुरुआत थी वो किस प्रकार से हुई। अब इसमें बता रखा है कि जो ये जो ये शिकारी जो लोग थे वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे और वहीं पे जब बस जाते थे जाके, तो जब मान लो वहाँ पे जाके बस गए, ठीक है, अब वहाँ पे खेती की शुरुआत उन्होंने कैसे की कि कोई बीज है और वो उग रहा है, ठीक है, और पक रहा है और एक तरीके से हो गया है। तो जो औरतें और जो पुरुष थे उन्होंने क्या किया है कि फिर वो जो अनाज है या उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब इनको भी वो जो प्रोसेस है, जो एक तरीके से जो अनाज उग रहा है उसकी जो प्रोसेस है, इनको वो धीरे धीरे पता लगी। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये भी ना बीज को बो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते थे, ये बीज को बोते थे और इनको पता है कि हाँ भाई कुछ टाइम अब तो बीज बोया है तो एकदम से तो खेती हो नहीं जाएगी, तो उसमें कुछ दिन का टाइम लगेगा या कुछ महीने लगेंगे, कभी कभी साल भी लग सकता है। ठीक है, इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनके देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब ये जो आदिवासी लोग ये जो लोग थे, मतलब ये जो शिकारी जो लोग थे, जो आखेटक जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि एक जगह से दूसरी जगह गए। अब वहाँ पे इन्होंने खेती करना शुरू कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ 2 महीने रुके और चले गए, क्योंकि फिर खेती की देखभाल कौन करे, क्योंकि उसकी देखभाल भी तो करनी पड़ती है। कि वो जो छोटे छोटे जो जैसे कि चिड़िया आ जाती हैं, जानवर आ जाते हैं, ठीक है, इनकी सुरक्षा भी तो करनी पड़ती है खेती की। तो पौधों की सिंचाई करनी पड़ती है, इसमें बता रखा है। ठीक, और जो फसल होती है उसका मतलब पकने तक, मतलब उसकी काफ़ी एक तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। तो इन सारे कामों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिया। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में पचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। अब इसमें बता रखा है कि एक तरीके से जब खेती होती है ना, तो उस टाइम पे भी हमें बचा के रखना पड़ता है, एक आवश्यक होता है कि हम इसको अच्छी तरीके से बचा के रखें। उसके बाद जब वो एक तरीके से मान लो आटा बन गया, जैसे कि हमने अनाज बोया, ठीक है, तो अनाज जब बोया तो उसकी जब खेती भी तो एक तरीके से देख रेख भी तो करनी पड़ेगी हमें। जब खेती करेंगे उसकी भी अनाज की तो देखना पड़ेगा। तो वैसे ही उसके बाद जब वो एक तरीके से गेहूं में जब परिवर्तित हो जाता है, तो तब भी उसकी हमें देख रेख करनी पड़ती है, मतलब उसका कोशिश करनी पड़ती है कि एक तरीके से ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टॉक रहे। इसलिए लोगों के इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब क्या था कि ये जो लोग थे, इन्होंने अनाज को बचाने के लिए क्या किया कि टोकरियां बनाई, टोकरियां मतलब बुनी, ज़मीन में गड्ढा खोदा, लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, ताकि ये जो अनाज है ना वो एक तरीके से एक जगह पे स्टॉक रहे, मतलब सेफ रहे, और ऊपर से एक तरीके से और ख़राब भी ना हो। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब जो जानवर हैं वो क्या है, वो बच्चे देते हैं, अब उनकी संख्या बढ़ रही है। अब जानवर की अगर मान लो हम देखभाल करेंगे, उनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी, तो उससे क्या है, जानवरों से हम दूध भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बकरी है, बकरी का दूध पीते हैं, ठीक है, गाय है, भैंस है, इनका भी मतलब दूध पीते हैं। ये भी हमारे लिए क्या है, एक भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का ही एक तरीका है। अब बता रखा है ना कि जो पशुपालन है, जैसे कि मान लो कुछ लोग बकरी पालते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बकरा पालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पालते हैं। वो क्या करते हैं, बाद में उन्हीं को काट के खा जाते हैं। तो क्या है कि एक जो हम पशु पाल रहे हैं ना, तो एक तरीके से हमारे भोजन का ही भंडारण है। ठीक है, मतलब भोजन का ही एक करके मान लो वही हमारा एक तरीके से भोजन भी है। तो उससे हमें सामान तो मिल रहा है, जैसे उससे हमें दूध, दही, ये सारी चीज़ें तो मिल रही है, साथ साथ हम उसका मांस भी खाते हैं। तो हमें पशुओं से मतलब एक तरीके से वो खाता चलता फिरता हमारा भोजन ही है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पढ़े। तो ये पता ही होगा कि जो पहले ये हम सबसे पहले वाले जो आरंभिक जो लोग थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आरंभिक जो कृषक थे, कृषक मतलब होता है किसान जो लोग थे, उनके बारे में, ठीक है, उन्होंने पशुपालकों मतलब
उन्होंने किस तरीके से मतलब पशुपालन करना शुरू करा और किस तरीके से जो खेती थी उसको आरंभ करना शुरू करा। मानचित्र 2 में इसमें ये बता रहा है, क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? इनमें से प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकों ने शुरुआती कृषकों के पालक होने के साक्ष्य मिले। अब इसमें बता रखा है कि जो मानचित्र 2 था, ये हमारा मानचित्र ऊपर है, इसमें बता रखा है कि एक नीले कलर से दर्शाया गया है, कुछ एक जगह होगी उसको नीला रंग ये रहा, ठीक है, नीला। तो ये जो जगह दर्शाई गई हैं इसमें ये बता रखा है, एक सेकेंड आने दो, ये रहा, ये जो नीले रंग से दर्शाया गया था, ये उस साक्ष्य मिले हैं कृषि के और जो पशुपालक थे उनके, ठीक है, उनके होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व में, दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब बता रखा है कि ये जो आपकी जो खेती, जो हमें मान लो कि जो ये कृषक है, ये जो वर्ग मिला है, मतलब खेती किस तरीके से करते हैं, अब तो जगह ही मिली होगी, इंसान तो नहीं मिले होंगे। तो ये जो खेती वगैरह कैसे कैसे करते थे, तो वो जो जगह है वो कहाँ मिली है हमें? जम्मू कश्मीर के आसपास, सॉरी, कश्मीर के आसपास मिली है, मतलब हमारे उत्तर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में मतलब पाई गई हैं ये सारी जगह, कि जहाँ पे लोग खेती करते थे और जो पशुपालक थे उनकी हड्डी मिली है एक तरीके से। तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग इनको पालते होंगे। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये नहीं, इससे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये यहाँ पे इनको पालते ही होंगे, है ना? तो अब क्या था कि इन लोगों ने, मतलब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोद करी और वहाँ पे कुछ पौधे मिले, फिर पशु मिले, उनकी हड्डी मिली, उनका जो मतलब बताया ना कि अब जो जानवर होती है उनकी हड्डियों से वो एक तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद पता लगाते हैं कि अच्छा इसका, ये एक तरीके से अनुमान लगाते हैं कि इनका जो इस्तेमाल था वो क्यों किया जाता होगा। मतलब हम पहले का जो, जैसे मान लो हम इतिहास की तुलना, एक जब मान लो कि हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो आज के टाइम पर अगर मान लो हमें कोई कटोरी मिली कहीं से, तो हम ये अनुमान लगाएंगे ना कि ये जो कटोरी मिली है कि लोग इसमें इसका मैं खाने का ही इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो ऐसी जब वो हड्डी मिली होगी तो लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा ये बकरी की हड्डी है, क्या पता इनको पालते हों, इनसे दूध मिलता हो उनको, इस तरीके से वो लोग जांच करते हैं। ये इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। अब इसमें यह बता रखा है कि अब क्या है कि जो एक खेत मिला, मान लो एक तरीके से एक खेत की जगह मिली है जहाँ पे अनाज उगाया गया है और वहाँ पे उनको वो जला दिया करते थे। मान लो या तो जानबूझ के जला दिया या फिर गलती से जल गया, ठीक है। इस तरीके से जब खेती होती है तो कहते हैं ना कि वो जो जगह होती है शायद उसको जला देते हैं। तो ऐसी अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मिला है हमें, खेत जले हुए खेत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग शायद कृषि करते होंगे। अब बता रखा है स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुजमोहम, जो कि कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अब इसमें बता रखा है कि स्थायी जीवन की मतलब उनके घर वगैरह कैसे होती थी, जो झोपड़ियाँ होती थी वो किस तरीके से होते थे। तो कुछ जगहों पे ना जो पुरास्थल है वहाँ पे झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। एक जगह बता रखा है बुर्ज होम, जो कि आज के कश्मीर में है। बुर्ज होम पहले शायद कश्मीर का पुराना नाम होगा, पता लगा ना, वर्तमान कश्मीर के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो लोग क्या करते थे, उस जगह के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको गर्तवास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको टिक लगा लेना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। अब इसमें जलाने की जगह मिली है। अब इसमें ये बता रखा है कि ये जो गर्तवास था, अब भाई ये तो गड्ढे के नीचे बना रखा है, तो इसमें जाएंगे कैसे, एकदम थोड़ा कूदेंगे। तो लोगों ने सीढ़ियाँ बना रखी थी नीचे जाने के लिए। और तो मतलब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, क्या पता उन्होंने ठंड से बचने के लिए ये चीज़ मतलब इस तरीके के घर बनाए हों। और बता रखा है कि कुछ स्थानों पे ना आग जलाने की जगह भी मिली है। जैसे कि होता है ना कि आग जलाने का कि छोटा अलग सा एक एरिया बना दे कि हाँ भाई हम यहाँ पे आग जलाएंगे, ताकि और चीज़ें पे मतलब धुआं ना जाए। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे।
ऐसा ही होता है ना कि जब गर्मी होती है तो चलो छत पे चूल्हा जला दिया, बना लिया, खाना बना लिया। आजकल के टाइम पे करते हैं। तो पहले के लोग भी ऐसा होगा, मतलब घर में आग जलाने का उनका अलग सिस्टम था और बाहर आग जलाने का उनका अलग तरीका होगा। बहुत सारी मतलब खाना पकाने का बता रखा है कि अगर ठंड है तो घर में अंदर खाना बना लो, और अगर गर्मी है तो आप बाहर खाना बना लो। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। अब इसमें बता रखा है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पत्थरों के औजार मिले हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग भी कहा जा माना गया है। अब नवपाषाण युग क्या बता रखा है कि ऐसे औजार जो पुरापाषाण युगीन से थोड़े से अलग हों, ठीक है, उनको कहते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का युग माना जाता है उसको। इनमें वो भी औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब इसमें बता रखा है, ठीक है। अब क्या बता रखा है कि कुछ ऐसे भी हमें एक तरीके से धार वाले उपकरण मिले जिनमें मतलब ज़्यादा ज़्यादा उनको धार देने के लिए उन पे पॉलिश चढ़ा दी जाती थी। ओखली मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। एक ओखली होती है ना, तो वो भी हमें मिली है, जिससे हम सोचते हैं कि अब इसमें ये बता रखा है कि जो ओखली और मूसल वो भी मिला है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कुछ सामान मतलब कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब इसमें बता रखा है कि ओखली का उपयोग जो आज के युग में होता है वही पहले के युग में होता होगा, ठीक है, क्योंकि हम तो कंपेयर करेंगे ना। कुछ औजार ऐसे थे जो हड्डी से ही बनाते थे। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना नेशनल म्यूजियम, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाथी के दांत से इतना सुंदर महल और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी हैं। मतलब बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाओ, सारे मतलब हिस्टोरिक चीज़ें उसमें मिलेंगी। नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। जो नवपाषाण युग था, नवपाषाण युग वही कि जो पुरापाषाण युग में जो हम जो औजार बनाए थे, जो चीज़ें बनाई थी, वो क्या था कि जो मतलब वो जो डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा उससे अलग हो, उसको बोलते हैं नवपाषाण युग। कभी कभी इन पर अलंकन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाने बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, तिलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। अब इसमें बता रखा है कि जो नवपाषाण युग आया तो उसमें हमें कई प्रकार के पुरास्थल मिले हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे ना मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पे अलंकरण, मतलब इन पे ना जो मिट्टी के बर्तन थे उन पे मान लो कुछ कुछ मतलब चीज़ें लिख भी दी जाती थी। और बता रखा है कि जो बर्तन था उनका उपयोग क्या था, चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। अब धीरे धीरे क्या है कि लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे चावल, गेहूँ, तिलहन जैसे जो अनाज है अब आहार का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, ठीक है। इसके साथ साथ लोग अब कपड़े भी बुनने लग गए हैं। जो अब इसमें बता रखा है कि जो नवपाषाण युग में लोग, क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लो कि नवपाषाण युग में मतलब क्या क्या चीज़ें हुई, पूरा किस तरीके से मतलब उनका जीवन यापन शुरू है, खाने पीने का ये सब आता है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए हमें नवपाषाण युग में मिले, ठीक है। अब लोग कपड़े बनने लग गए थे। इसके साथ क्या था, जो कपास है उसके भी पौधे मतलब उगाए जा सकते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब बता रखा है कि ये जो सारे परिवर्तन थे वो क्या एक ही साथ एक जगह पे आ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें बता रखा है ऐसा नहीं है, कई जगहों पे ऐसा था कि जहाँ पे अभी भी लोग क्या था, स्त्री पुरुष शिकार करने जाया करते थे और भोजन का संग्रह भी करते थे, ठीक है, उनका वही काम था। और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे खुद में बदलाव ला रहे थे, वो खेती कर रहे थे, ठीक है। पशुपालन मतलब कि पशुओं को पाल रहे थे। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग वो हर चीज़ अपनी जीविका जो थी उसको चला रहे थे। अब आता है सूक्ष्म निरीक्षण। अब इसमें बता रखा है कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ठीक है। अब इसमें ये मतलब यही होगा कि मतलब वो मृत्यु जो हो जाती थी उसमें लोगों को किस तरीके से जलाया वया करते थे, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बता रखा है कि मानचित्र 2 में मतलब मेहरगढ़ को ढूंढो। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। बोलन दर्रे के पास एक
हरा भरा समतल स्थान है। महरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना शुरू सीखा। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसा स्थान बताओ जहाँ पे लोगों ने भेड़ बकरी को सबसे पहले पालना शुरू करा, तो उसका आंसर हो जाएगा महरगढ़। ठीक है, मतलब कि ये जो महरगढ़ है वो एक पहला ऐसा स्थान था जहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने क्या किया कि गेहूं गेहूं और जौ को उगाना सीखा, और जो भेड़ बकरी थी उनको पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। इनमें हिरन तथा सूगर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। अब क्या बता रखा है कि जो महरगढ़ है यहाँ पे क्या क्या मतलब जानवरों की हड्डी मिली है। कौन कौन से जानवर की हड्डी मिली है? हिरन की, सूगर की, और जो भेड़ जंगली जो जानवर होते हैं भेड़ बकरी, इनकी हड्डियां मिली हैं। महरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब इसमें बता रखा है कि जो महरगढ़ है उसमें क्या था कि एक तो चौकोर आकार का हमें मिला है, घर मिला है, और कुछ घर ऐसे हैं जो आयताकार घर मिले हुए हैं। ये इसमें दिखा रखा है कि ये रहा महरगढ़ के घर के चित्र इस टाइप से। अब बता रखा है कि जो प्रत्येक घर मतलब हर घर में क्या था, ज़्यादा से कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कमरे हुआ करते थे। अब बता रखा है कि जो ये जो कमरे थे इतने ज़्यादा क्यों थे, मतलब 4 कमरे थे, मतलब कुछ था कि भंडारण के काम काम आते होंगे, मतलब एक तरीके से स्टॉक करके रख देते होंगे एक या 2 कमरे में। मृत्यु के बाद संभवतः मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। अब इसमें बता रखा है कि जब कोई मर जाता था तो लोग क्या करते थे, उनके साथ उनका जो सामान होता था उसको भी रख देते थे, क्योंकि उनकी ऐसी आस्था थी कि लोगों का जो मरने के बाद भी उनका जीवन होता है, तो एक तरीके से जब उनका जो नया जन्म होगा उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी, इस तरीके की सोच थी। महरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इससे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। अब इसमें बता रखा है कि एक मान लो कि किसी की डेथ हो गई है और उसके साथ ही उसकी बकरी को रख दिया है, कि लोगों का ऐसे सोचना था कि परलोक में ये जो शरीर, ये जो आत्मा है, मतलब ये जो मृतक है उसके खाने के काम आएगी। तो ये चैप्टर आपका आज पूरा हो गया है। वहीं इसमें ना हमारा एक तरीके से एक छोटा सा टॉपिक था, नाम और तिथियां। ठीक है, अब ये क्या होता है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वाला काल था, आरंभिक जो काल था उसको कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरा का मतलब होता है पुराना, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, ये दो मतलब ये दोनों शब्द है पुरापाषाण, ये दो शब्दों पुरा में यानी कि प्राचीन भी होता है, और पुरा मतलब पुराना भी एक तरीके से बोल सकते हो, और पाषाण पाषाण का मतलब पत्थर से बना है। ठीक है, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। अब ये जो इसका नाम है पुरा पाषाण, ये पाषाण क्यों पड़ा, क्योंकि हमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो औजार हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मतलब पत्थरों के महत्व के बारे में बताता है कि मतलब क्या महत्व था उस टाइम पे पत्थरों का, इसलिए इसका नाम पुरा पाषाण काल रख दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमें पत्थरों से बने औजार मिले हुए हैं, पत्थरों का ज़्यादा उपयोग होता था इसलिए। पुरापाषाण काल लगभग पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। अब उसमें बता रखा है 20 लाख साल पहले से वो शुरू हुआ, और 12,000 साल पहले के दौरान इस काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया, मतलब विभाजित किया गया है। एक सबसे पहला होता है आरंभिक काल, ठीक है, मध्य काल, और एक होता है उत्तर काल, उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। अब 3 काल के बारे में बता रखा है। सबसे पहला काल कौन सा है आपका? आरंभिक काल, फिर है आपका मध्य काल, फिर आया आपका पुरापाषाण काल। और जो इतिहास की जो मानव इतिहास की जो लगभग 90% जो कहानी है, 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित हुई है। ये जो काल है, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इससे ऊपर जो हमने पहले कल जो पार्ट 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि बदलते शायद जलवायु परिवर्तन जब बदलता है तो मतलब जो जानवर है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो बता रखा है जो पर्यावरण में जब बदलाव आ रहा है ना उसको बोलते हैं मैथोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है, इस काल के पाषाण युग इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ
यानी लघु पाषाण का वो भी कहा जाता है, लघु पाषाण पाषाण युग भी एक तरीके से कहा जा सकता है। अभी समझ आता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। अब जो आपका जो लघु पाषाण काल था, इसमें जो औजार थे वो थोड़े छोटे बनाए जाते थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। एक सबसे पहला है, जब जब पर्यावरण में परिवर्तन आया, मतलब कि मध्य पाषाण युग, उसको एक बोलते हैं मेसोलिथ, और जो आपका लघु पाषाण काल था उसको बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसी और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब कि ये जो नए नए काल आ रहे हैं, नए मतलब जो आपका उत्तर काल आया, ठीक है, उत्तर पुरापाषाण काल आया, पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल आया, इसमें क्या था, इसमें नए औजार तो बन ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जो पुरापाषाण युग में जो औजार बन रहे थे वो भी बन रहे थे। बस इसका यही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।